जय हिंद ऑफिसर्स, वेलकम टू राइट फॉर मेंस। आज हम यूपीएससी में जो पेनल्टी मिलती है वो किस वजह से मिलती है वो देखेंगे कि कौन सी ऐसी जो मिस्टेक्स हैं जो हमें जो 2025 में आने वाला एग्जाम है उसमें हम ना करें, और ऐसे कौन से स्टेप्स हैं जिसे फॉलो करके हम यूपीएससी में क्रेडिट्स जो गेन कर सकते हैं। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यूपीएससी की अगर आपने ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है 2025 की अगर रीड करी है तो आपको पता होगा कि यूपीएससी के नोटिफिकेशन में जो इंस्ट्रक्शन है उसमें ये भी लिखा है कि यूपीएससी क्रेडिट भी देता है। ये काफी कम जो एस्पिरेंट्स है उन्हें पता होता है, तो वही मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ। पहला कि किन वजह से पेनल्टी लगती है, और दूसरा कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो करने से हमें यूपीएससी में जो क्रेडिट है वो मिलेगा। जो सामने ये यूपीएससी की जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है 2025 की वो है, तो इस 2025 की नोटिफिकेशन में हम शिफ्ट करने वाले हैं 29 पेज पे। ये देखिए, ये है 29 पेज और 28 पेज। मैं चाहता हूं आप एक बार जो मैंने ये हाईलाइट कर रखी है ये दो पॉइंट ये रीड करो। पहला जो पेनल्टी के ऊपर है और दूसरा क्रेडिट के ऊपर है। ठीक है, ये देखिए क्रेडिट और ये है पेनल्टी, ये पेनल्टी के ऊपर है। सेकंड पॉइंट में उन्होंने लिखा है इफ अ कैंडिडेट्स हैंडराइटिंग इज नॉट इजीली लेजिबल अ रिडक्शन विल बी मेड ऑन दिस अकाउंट फ्रॉम द टोटल मार्क्स। ठीक है, जो आपकी हैंड राइटिंग है, अगर आपकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है और एग्जामिनर को इवेल्युएटर को ये समझ में नहीं आ रही है तो आपके जो ओवरऑल मार्क्स हैं उसमें से जो आपके मार्क्स हैं वो रिडक्ट किए जाएंगे, नहीं किए जाएंगे ये इवेल्युएटर के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये पेनल्टी की जो गाइडलाइन है जो नोटिफिकेशन में लिखी है अभी हमने वो पढ़ी है। इसके अलावा भी काफी और इंस्ट्रक्शन है जिसकी वजह से पेनल्टी लगता है, तो चलिए वो देखते हैं। ये स्पेसिमेन है जो यूपीएससी ने प्रोवाइड किया है ताकि जो एस्पिरेंट्स हैं उन्हें ये आइडिया हो सके कि जो ऑफिशियल आंसर जो शीट है वो कैसे दिखने वाली है। ठीक है, और उसे कैसे फिल करना है। तो काफी इंस्ट्रक्शन है जो हमें पढ़नी है। अगर हमने ये नहीं पढ़ी तो हो सकता है कि हमारी इस गलती की वजह से हमें पेनल्टी मिल जाए। ठीक है, इस शीट पे जो भी इंस्ट्रक्शन जनरल इंस्ट्रक्शन लिखी हैं वो हम अभी पढ़ने वाले हैं, तो चलिए देखते हैं। ये यूपीएससी की ऑफिशियल जो साइट है उससे आप डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे आपने अपने जो एग्जामिनेशन का नेम है वो लिखना है, उसके बाद यहाँ पे जो मीडियम है और यहाँ पे रोल नंबर, जो इस तरीके से आपने लिखना है। इंटरनेशनल न्यूमरल्स में लिखना है, रोमन न्यूमरल्स में नहीं लिखना है, उसकी वजह से भी पेनल्टी मिलती है। तो ये एक पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है वो भी डिस्कस कर लिया हमने साथ में। चलिए आगे देखते हैं कि अभी ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन अभी हम पढ़ने वाले हैं। उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप एक बार देख लीजिए कि जो आंसर शीट होती है जिसमें हमने लिखना है वो कैसे दिखती है। तो ये पहला क्वेश्चन है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, और ये हमने 150 वर्ड में लिखना है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है और ये बाइलिंगुअल होता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा होता है। इस पेज से नीचे हमने लिखना है जो 150 वर्ड्स के होते हैं वो हमने 2 पेजेस में लिखने हैं। ये देखिए, ये 1 पेज, ठीक है, और ये दूसरा पेज, ये 2 पेज पे लिखना है। और जो 250 वर्ड्स के क्वेश्चन होते हैं वो हम उसके लिए हमें 3 पेजेस दिए जाते हैं। और ये यहाँ पे जो लिखा है कैंडिडेट्स मस्ट नॉट राइट ऑन दिस मार्जिन, यहाँ पे हमने नहीं लिखना है, कुछ भी नहीं लिखना है, तो मतलब नहीं लिखना है। अगर आपने यहाँ पे कुछ लिख दिया तो हो सकता है इवेल्युएटर को ये अच्छा ना लगे। ठीक है, क्योंकि ये आपकी इग्नोरेंस को दिखाएगा अगर आपने यहाँ पे लिख दिया, तो उसकी वजह से पेनल्टी मिल सकती है। और ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने नोट करना है। ठीक है, आगे एक बार देख लेते हैं कि जो 250 वर्ड्स के क्वेश्चन होते हैं उसमें कितनी स्पेस मिलती है। तो ये देखिए, ये 250 वर्ड्स का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, इसमें भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया गया है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में हमें दिया है। ये ऐसे स्पेस डिवाइड होगी, यहाँ पे नीचे हम लिखने वाले हैं 3 पेजेस में। ये देखिए, इसके जो 3 पेजेस हमें दिए गए हैं। ठीक है, तो ये बेसिक बात थी जो हमने करनी थी, और ये आपको मैंने शीट भी दिखा दिया कि कैसी दिखती है। ये आप ऑफिशियल जो यूपीएससी की साइट है उससे डाउनलोड कर सकते हो। जो कोचिंग में हम जो लिखते हैं, जो टेस्ट सीरीज में आपको जो शीट्स मिलती हैं उसकी मार्जिन और जो यूपीएससी की ऑफिशियल जो मार्जिन है उसमें थोड़ा डिफरेंस रहता है, ये आपको पता होगा। चलिए अब हम जो जनरल इंस्ट्रक्शन है वो देखते हैं वो क्या है। दोनों लैंग्वेज में लिखी होती है जो जनरल इंस्ट्रक्शन होती है, हिंदी और इंग्लिश में। हम इंग्लिश शुड रीड दी अंडर मेंशन इंस्ट्रक्शन केयरफुली, वोलेशन ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन में एंटेल पेनल्टी। ठीक है, इसमें कोई भी गलती अगर आपने की तो उसकी वजह से जो पेनल्टी है वो मिल सकती है। ठीक है, पहला क्या लिखा उसने, पेनल्टी मिल सकती है, और दूसरा आपका एग्जाम जो है वो कैंसिल भी हो सकता है, आपकी कैंडिडेचर भी कैंसिल हो सकती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एग्जाम में पेनल्टी मिलेगी। इसके अलावा अगर आपने कुछ ऐसा लिख दिया, जो ऐसा कुछ रूल आपने जो इंस्ट्रक्शन है
वो वॉयलेट कर दी तो उसकी वजह से आपको आगे से एग्जाम नहीं देने दिया जाएगा। तो काफी बड़ी बात है, इसलिए ये इंस्ट्रक्शन जो है मैं चाहता हूँ कि आप एक बार पढ़ लीजिए एग्जाम देने से पहले। हम नहीं पढ़ते हैं, इसकी वजह से हमें पेनल्टी मिलती है और हमारी जो इतनी सालों की मेहनत होती है वो व्यर्थ जाती है हमारी इस इग्नोरेंस की वजह से। ठीक है, प्लीज पे अटेंशन टू दीज इंस्ट्रक्शन। हम पढ़ने वाले हैं अभी। ठीक है, तो जो पहली उन्होंने लिखी है, राइट योर रोल नंबर एंड अदर डिटेल्स ओनली इन स्पेस प्रोवाइडेड इन द क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट फॉर कैंडिडेट्स। ठीक है, जहां पे रोल नंबर्स जो बॉक्सेस बने हैं वहीं पे अपना रोल नंबर लिखना है, जगह जगह पे आपको अपना रोल नंबर लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये पहला पॉइंट है। और दूसरा उन्होंने कहा है, डू नॉट डिस्क्लोज योर आइडेंटिटी इन एनी मैनर सच दैट बाय राइटिंग योर नेम, रोल नंबर, मोबाइल नंबर, एड्रेस और क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट नंबर एटसेट्रा एल्सवेयर इन द बुकलेट। ठीक है, आप ये सेकंड पॉइंट ने उन्होंने ये साफ साफ लिख दिया है कि आपने अपना जो रोल नंबर है वो उसकी जगह पे ही लिखना है, मोबाइल नंबर नहीं लिखना है, अपना जो एड्रेस है वो नहीं लिखना है। नेक्स्ट देखते हैं, डू नॉट राइट इन द क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट एनीथिंग अदर देन द एक्चुअल आंसर सच दैट कपलेट, ऑब्सेंस, ओबिसिव एक्सप्रेशन, नोर पुट एनी साइन मार्क हैविंग नो रेलेवेंस टू द आंसर। ठीक है, इस पॉइंट का क्या मतलब है, हमने अपने आंसर में कुछ ऐसी चीजें जो ऐसे साइंस है वो ड्रॉ नहीं करनी है जो रेलेवेंट नहीं है। जैसे अगर आपके आंसर में हैश की जरूरत है ही नहीं तो क्यों ड्रॉ कर रहे हो, जैसे एट द रेट, इसकी जरूरत है एग्जाम में नहीं, तो ऐसी हेडिंग्स में ऐसे जो साइंस हैं वो आपने यूज नहीं करने। इसके अलावा जो रिलीजियस सिंबल्स होते हैं वो मैं ड्रॉ नहीं करूंगा यहाँ पे। ठीक है, तो वो आपने ड्रॉ नहीं करने हैं। और इस पॉइंट का ये भी मतलब है, अगर आप कोई डायग्राम ड्रॉ कर रहे हो और वो रेलिवेंट ही नहीं है, जैसे उसने कुछ और पूछा है और आप कुछ और ही ड्रॉ कर रहे हो, ऐसे भी कुछ डायग्राम्स होती हैं जिसका कोई रेलेवेंस नहीं होता है, तो वैसी डायग्राम्स भी ड्रॉ नहीं करनी है। ये मैं अपने आंसर में आपको बताऊंगा कि कैसी डायग्राम्स हमने ड्रॉ नहीं करनी है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नॉट मेक एनी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अपील थ्रेट टू द एग्जामिनर। एग्जामिनर को कोई थ्रेट और नहीं देना है, ये तो आप समझदार हो, ये तो नहीं करने वाले, ये मुझे पता है। नेक्स्ट चलते हैं, डू नॉट राइट आंसर इन बैड इलिजिबल हैंड राइटिंग सच आंसर मे नॉट बी इवैल्यूएटेड। ये बात हमने जो ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है 2025 का उसमें भी पढ़ी है, तो ये दो जगह पे लिखी है, तो इसका मतलब ये साफ है कि जो हैंड राइटिंग का जो रूल रहने वाला है आपकी आंसर राइटिंग में वो काफी इंपॉर्टेंट है। इवन सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको ध्यान में रखना है वो अपनी हैंड राइटिंग लिखनी है। ठीक है, अगर आपकी हैंड राइटिंग सुंदर नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन जो आप लिख रहे हो कम से कम वो रीडेबल होना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, राइट आंसर्स इन इंक ओनली। ठीक है, तो इन्होंने साफ साफ लिख दिया कि हमने पेन के साथ ही लिखना है, पेंसिल को आंसर में यूज नहीं करना है। कहाँ पे पेंसिल का यूज करना है, हाउएवर पेंसिल मे बी यूज फॉर ड्राइंग डायग्राम्स एंड स्केच। अगर आपने कोई डायग्राम ड्रॉ करनी है, जैसे ये हब स्पोक की जो डायग्राम है ये ड्रॉ करनी है, तो आप पेंसिल यूज कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, डू नॉट राइट आंसर इन मीडियम अदर देन द ऑथराइज्ड मीडियम। ठीक है, जो भी मीडियम आपने जब एग्जाम में आपने जो फॉर्म फिल किया है उसमें फिल किया है, जैसे इंग्लिश, तो आपको इंग्लिश में ही लिखना है। कहीं आपका मन बदल जाए मेंस में आंसर लिखने के लिए कि मैं तो हिंदी में लिखूंगा, लेकिन आपने जो मीडियम शुरुआत में जो चूज किया है उसी में ही लिखना है। आपने हिंदी में लिख दिया तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। ठीक है, ये साफ साफ लिखा है उन्होंने। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, राइट आंसर एट द स्पेसिफाइड स्पेस। ठीक है, जहां जो स्पेस दिया है उसी के बीच में लिखना है। ठीक है, अगर आपने स्पेस के अलावा कहीं और लिख दिया आंसर तो वो आपका इवैल्यूएट नहीं होने वाला। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, 8th पॉइंट क्या है, मान लीजिए अगर आपने एग्जाम में कुछ गलती कर दी है, जैसे आपने आंसर करना था क्वेश्चन नंबर 3 को, लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 को आंसर आपने जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें लिख दिया अपना आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, तो इस चीज को आपको पता चल गया कि आपने अभी आधा आंसर लिख लिया है, तो उसे आप क्रॉस मत कीजिएगा, उसे आप जैसे आपने ये आंसर लिखा है, ठीक है, ये कुछ आपने जो लाइंस लिखी हैं तो इसे हम कैंसिल इस तरह बॉक्स में कर दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर दीजिएगा, यहाँ पे बड़ा बड़ा लिख दीजिएगा कैंसिल, CANCELLED। ठीक है, इसे जो इवैल्यूएटर होगा उसे पता चल जाएगा कि ये जो एस्पिरेंट है उसने गलती से ये आंसर यहाँ पे लिख दिया है, तो इसका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। अगर आपने ये नहीं लिखा, कैंसिल नहीं लिखा और यहाँ पे ऐसे क्रॉस कर दिया, तो डेफिनेटली आपको ये इसकी पेनल्टी मिलने वाली है। ठीक है, ये उसके मूड के ऊपर है इवैल्यूएटर के, वो चाहे तो पेनल्टी लगा सकता है। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी रहेगी कि ऐसा करने के बाद आपने जो वॉयलेट किया है रूल, आपको पेनल्टी मिलेगी ही मिलेगी, तो ये आपने नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे भी कुछ इंस्ट्रक्शन लिखी हैं वो भी देख लेते हैं। ये देखिए, कीप द वर्ड लिमिट इंडिकेटिंग इन द क्वेश्चंस इन माइंड। ठीक है, जो लिम्स उन्होंने दिए हैं, जो 150 वर्ड्स में लिखना है, 250 वर्ड्स में लिखना है, तो इसको भी ब्रीच नहीं करना है, ये भी यूपीएससी ने साफ साफ कहा है। ठीक है, लेकिन आप
5 से 10 वर्ड ऊपर नीचे कर सकते हो, एग्जामिनर ऐसे वर्ड्स नहीं गिनने वाला है। तो ये आपकी जो स्पेस को कैसे डिवाइड करते हो ये आपके ऊपर रहने वाला है, किस तरीके से आप रिप्रेजेंट करते हो। तो ये मैं इसे नहीं मानता कि इसकी वजह से आपके जो मार्क्स हैं वो कटने वाले हैं, क्योंकि कुछ ऐसे आंसर्स होते हैं जो 150 वर्ड में पूछता है, लेकिन उसका आंसर 250 वर्ड्स के ऊपर भी जो उसका आंसर है वो 250 वर्ड्स में भी कम लगता है, ठीक है। तो ऐसे आंसर को हम शॉर्ट में लिखने की कोशिश करते हैं, तो उसकी वजह से हम जो 5 से 10 वर्ड्स हैं वो ऊपर नीचे हो जाते हैं, तो इसकी चिंता नहीं करनी है। लेकिन हाँ, हमने ये लिमिट है ये ध्यान में रखनी है। इसमें आप एक और चीज सीख सकते हो जो आपको काफी आपकी थिंकिंग को बदलने वाला है। जो 150 की लिमिट है वो विद इन है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने जो आंसर है वो 150 में ही देना है। अगर आपने 150 में नहीं लिखा उसका आंसर जो है कंप्लीट नहीं माना जाएगा। आप अपने आंसर को 140 तक भी कंप्लीट कर सकते हो और 130 तक भी कंप्लीट कर सकते हो। ये आपकी प्रेजेंटेशन के ऊपर है, आप कैसे करते हो। अगर आपने GS 4 का जो एथिक्स का पेपर है वो देखा होगा, तो उसमें आपको आई सजेस्ट कि आप 130 से 140 वर्ड्स ही यूज करिए, मैक्सिमम डायग्राम्स यूज करिए, नहीं तो पेपर कंप्लीट होने में काफी दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो ये था वर्ड लिमिट का पॉइंट जो हमने ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी जिसकी वजह से यूपीएससी पेनल्टी लगाता है। जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है वो अभी हमने पढ़ी है, काफी कुछ सीखा है आपने, आई होप। अभी हम देखते हैं कि यूपीएससी में किस बात का क्रेडिट मिलता है, तो वो देखने की कोशिश करते हैं। चलिए, अभी हम यूपीएससी की जो 29 पेज पे जो 4th इंस्ट्रक्शन है वो पढ़ेंगे, जिससे हमें ये क्लैरिटी होगी कि किस बात पे यूपीएससी क्रेडिट देता है। तो साफ साफ लिखा उन्होंने, क्रेडिट विल बी गिवन फॉर ऑर्डरली, ठीक है। वन थिंग, जो आप ऑर्डर में लिखने वाले हो, आंसर को जैसे पूछा है उसे सब पार्ट्स में डिवाइड करना, वो ऑर्डरली। इफेक्टिव, इफेक्टिव कैसे होगा, ठीक है। इफेक्टिव होगा आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है, आपकी जो एग्जाम में फ्लो है, एग्जाम में जो आपका, ठीक है, एग्जाम में आपने कौन कौन से ऐसे वर्ड्स है जो यूज किए हैं जो इंपॉर्टेंट। अगर ज्योग्राफी पे क्वेश्चन है तो क्या आपने ज्योग्राफी की जो की टर्मिनोलॉजी होती है जो काफी इंपॉर्टेंट रहती है उस आंसर में आपने वो यूज की है, तो ये आपकी इफेक्टिवनेस को दर्शाता है, ठीक है। नेक्स्ट है एग्जैक्ट एक्सप्रेशन। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जो क्वेश्चन की कोर डिमांड है क्या आपने वो समझी है, उसको आपने अपने आंसर में दिखाया है, ठीक है। ये आपकी एग्जैक्ट एक्सप्रेशन को दिखाता है, जो डिमांड है वही लिखा है। राइट फॉर मेंस पे जो आंसर लिखते हैं वो मैंने बताया है, जो कुछ ऐसी हिडन डिमांड्स होती हैं उसमें भी जो एग्जैक्ट एक्सप्रेशन है वो बात आती है, ठीक है। कि डिमांड फिल कैसे करनी है, क्वेश्चन को अच्छे से डिकोड कैसे करना है, ये आपको राइट फॉर मेंस पे जो हम डेली आंसर्स लिखते हैं उसमें आपको जो फर्स्ट स्टेप है राइट फॉर मेंस का वो यही है, एग्जैक्ट एक्सप्रेशन। जो क्वेश्चन की डिमांड है वो कैसे समझनी है, क्वेश्चन को कैसे डिकोड करना है, वो हमने अच्छे से डेली बेसिस पे हम सीखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है कंबाइंड विद द ड्यू इकोनॉमी ऑफ वर्ड्स इन ऑल सब्जेक्ट्स ऑफ द एग्जामिनेशन, ठीक है। ये वही बात है जो कि इंपॉर्टेंट जो टर्मिनोलॉजीज होती हैं सब्जेक्ट्स की, जैसे आपको पता होगा जो इकोनॉमिक्स है उसमें जो वर्ड्स हैं जैसे इन्फ्लेशन हो गया, ठीक है, जैसे कैपिटल हो गया, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं जो आपने यूज करने होते हैं अपने आंसर में, जो आपके जो सब्जेक्ट है उसकी क्रेडिबिलिटी को इंक्रीज करते हैं, ठीक है। इसीलिए तो वो एक अलग सब्जेक्ट है, क्योंकि उसकी अलग लैंग्वेज है, ठीक है, उसकी अलग जो टर्म्स हैं वो यूज होती हैं। तो क्या आपने ऐसे जो इकोनॉमी ऑफ वर्ड्स जो यूज किए हैं अपने आंसर्स में, तो ये वही बात करता है। तो काफी ये ब्रॉड पॉइंट है, दिखने में एक लाइन है लेकिन काफी पॉइंट्स उसने लिखे हैं, इसलिए शॉर्ट में लिखे हैं ताकि अगर कोई सीरियस एक्सपीरियंस होगा तो वो इसको रीड करने के बाद इसे इंटरप्रेट करेगा, सही इंटरप्रेट करेगा, और अभी अपने आंसर में अगर अप्लाई करेगा तो उसे हम क्रेडिट देने वाले हैं, ठीक है। तो इस सेशन का क्रक्स क्या निकला है, हमने सीखा कि किन बातों से हमें बचना है। यूपीएससी की इंस्ट्रक्शन है उसको हमने वोलेट नहीं करना है, ठीक है। यूपीएससी की जो इंस्ट्रक्शन है उसको हमने पढ़ा, उससे हमने सीखा कि कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमने ध्यान में रखनी है अपना आंसर लिखते समय, वो गलती हमने नहीं करनी है, और पेनल्टी से कैसे बचना है, ठीक है। और यूपीएससी में जो क्रेडिट मिलता है उसे कैसे गेन करना है वो भी मैंने आपको डिटेल में बता दिया है।